Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द टॉपिक पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इन पावर्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. द फर्स्ट वन वाज द पावर्स एक्सरसाइजेबल एट द बोर्ड मीटिंग, सेकेंड वन powers exercisable with the consent of the general meeting, and third one was the powers exercisable with the consent of the central government. इन 3 पर्टिकुलर कैटेगरीज में से हमने फर्स्ट कैटेगरी को स्टडी किया था इन द प्रीवियस लेक्चर. इसमें भी कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उन पॉइंट्स को भी हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे, और इसके साथ साथ सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के पावर्स को भी हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. ओके, इन द फर्स्ट कैटेगरी मेजॉरिटी वोट्स के बेसिस पर जो डायरेक्टर्स को पावर्स प्रोवाइड की गई थी उनको हमने कंप्लीटली डिस्कस किया था. नेक्स्ट कैटेगरी में अनएनिमस वोट के बेसिस पर कुछ पावर्स डायरेक्टर्स को प्रोवाइड की गई हैं. वो पर्टिकुलर पावर्स क्या क्या है वो हम देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले बात करते हैं अनएनिमस वोट का मतलब क्या होता है. जब कोई भी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट किया जाता है और सारे के सारे डायरेक्टर्स यानी कि 100% डायरेक्टर्स उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के फेवर में होते हैं, तो हम उसको अनएनिमस वोट का नाम देते हैं. यानी कि जब तक 100% डायरेक्टर्स उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के फेवर में नहीं होंगे तब तक उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको पास नहीं माना जाएगा. जैसे मेजोरिटी वाला केस था, तो मेजोरिटी में एक लिमिट होती है और उसके बेसिस पर जब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स उस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन के फेवर में होते हैं तो उसके बेसिस पर उस रिजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है. लेकिन अनएनिमस वोट के केस में सारे के सारे डायरेक्टर्स का एक मत होना जरूरी है, तब इन पर्टिकुलर पावर को फॉलो किया जा सकता है और इन एक्टिविटीज को फोकस किया जा सकता है. तो कौन कौन सी एक्टिविटीज है इसके अंडर में? द फर्स्ट वन इज द, जिसको मैंने 21st नाम दिया है क्योंकि 20 मैंने पावर्स मेजोरिटी वोट के अंडर में डिस्कस की थी आपसे. टू मेक इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन प्रोवाइड करना चाहती है और एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट को फोकस करना चाहती है, तो उसके लिए अनएनिमस वोटिंग के बेसिस पर डिसीजन को फॉलो करना होता है. यानी कि जब तक सारे के सारे डायरेक्टर्स इस फेवर में ना हो कि इंटर कॉर्पोरेट लोन को फोकस किया जाए या दूसरी कंपनीज के साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट को फोकस किया जाए, तब तक आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते. क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द टू अपॉइंट और एम्प्लॉय अ पर्सन एज एमडी हु इज ऑलरेडी होल्डिंग ऑफिस ऑफ एमडी और मैनेजर इन एनी अदर कंपनी. यानी कि अगर किसी ऐसे पर्सन को कंपनी का एमडी अपॉइंट करना है जो ऑलरेडी जो होल्डिंग ऑफिस है उसका एमडी है या मैनेजर है किसी और कंपनी के अंदर, अगर ऐसे बंदे को अपनी कंपनी के अंदर एमडी अपॉइंट करना हो तो उसके लिए अनएनिमस वोट की हेल्प लेनी पड़ती है. जब तक 100% डायरेक्टर्स इस फेवर में ना हो तब तक आप उस पर्टिकुलर पर्सन को एमडी के तौर पर अपॉइंट नहीं कर सकते हो. तो ये तो बात हो गई अनएनिमस वोट के बेसिस पर पावर्स जो बोर्ड मीटिंग के दौरान प्रोवाइड की जाती हैं. ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की. सेकंड कैटेगरी इज पावर्स एक्सरसाइजेबल विद द कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग. इसे हम रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड के नाम से भी जानते हैं. यानी कि ये वो पर्टिकुलर पावर्स होती हैं जो जनरल मीटिंग की कंसेंट के बेसिस पर डायरेक्टर्स को प्रोवाइड की जाती हैं. यानी कि जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है और उसके बेसिस पर ये पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोवाइड की जाती हैं. तो इसके अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर प्रोविजंस है इसको हम स्टडी कर लेते हैं, क्या क्या पावर्स दी जाती हैं. द फर्स्ट वन इज द टू सेल कॉमन लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी. यानी कि अगर कंपनी के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं और या अंडरटेकिंग्स हैं, और अगर उन अंडरटेकिंग को सेल करना है या लीज पर देना है या किसी भी तरीके से डिस्पोज करना है, उसके कुछ पार्ट को डिस्पोज करना है, सेल करना है, लीज करना है या कंप्लीट अंडरटेकिंग को सेल करना है, तो इसके लिए पहले स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है जनरल मीटिंग में. उसके बाद डायरेक्टर्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं. बिना स्पेशल रिजोल्यूशन के इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. क्लियर? सेकेंड वन इज द टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन received by it as a result of merger or amalgamation. यानी कि कंपनी में अगर मर्जर या अमलगमेशन के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कंपनी मर्ज होती है या
अमलगमेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है और उसकी वजह से इसको अगर कोई अमाउंट मिलती है एज अ कंपेंसेशन, तो जो अमाउंट इसको मिलती है उसे वो सिक्योरिटी, अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहे या कहीं और इन्वेस्ट करना चाहे तो इसके लिए पहले जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन को पास कराकर ही वो ऐसा कर सकती है। क्लियर? द थर्ड वन इज द टू बोरो मनी व्हेन इट एक्सीड्स एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। यानी कि अगर मान लीजिए कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और वो मनी को बोरो करना चाहती है और वो इतनी मनी को बोरो करती है जो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल से और उसके फ्री रिजर्व से एक्सीड कर जाती है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो डायरेक्टर्स अपने बेसिस पर इस डिसीजन को फॉलो नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, जनरल मीटिंग में कंसेंट लेनी पड़ेगी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, तब वो इस डिसीजन को प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेकिन इस केस में जिस मनी को हमें बोरो करना है उसमें हम टेम्पररी लोन्स जो हमने ऑब्टेन किए होते हैं कंपनीज के बैंकर्स के थ्रू, उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं जब हमें लोन को फॉलो करना होता है। टेम्पररी लोन का मतलब क्या होता है? द लोन्स विच आर रिपेबल ऑन डिमांड और विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द लोन। ऐसे लोन को हम टेम्पररी लोन्स का नाम देते हैं, यानी कि जिन लोन को हमें ऑन डिमांड रिपे करना होता है या फिर जिस दिन हमने उन लोन को लिया होता है उससे 6 महीने के अंदर अंदर जिन लोन्स को हमें पे करना होता है उन्हें हम टेम्पररी लोन्स का नाम देते हैं, और ऐसे लोन को हम बोरो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर? वन पॉइंट इज टू बी नोटेड कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो जो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन उस पर्टिकुलर बैंकिंग कंपनी पर अप्लाई नहीं किया जा सकता इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। केवल जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं या जो अदर टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं वही कंपनीज इस पर्टिकुलर प्रोविजन को फॉलो करती हैं और उसके बेसिस पर अपने डायरेक्टर्स को पावर प्रोवाइड करती हैं कि अगर उन्हें बोरो करनी हो मनी जो उनके पेड अप शेयर कैपिटल और उनके फ्री रिजर्व से एक्सीड कर रही हो, तो इसके रिगार्डिंग बोर्ड की शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में इस पर्टिकुलर रिजोल्यूशन को पास करके ये डिसीजन फॉलो किया जाता है जिसमें हम टेम्पररी लोन्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। पॉइंट इज क्लियर? द फोर्थ वन इज द टू रेमिट और गिव टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर। यानी कि मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर ने कंपनी से लोन लिया है या कोई अमाउंट उसने रिसीव करी है एज अ लोन, और उस पर्टिकुलर डेट को पे करने का जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके रीपेमेंट के लिए अगर वो टाइम की डिमांड करता है कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसको पे कर दूंगा, तो इसके लिए वो अपनी किसी पावर का यूज नहीं कर सकता, बल्कि उसे जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन को पास कराना होगा, और जब ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, रीपेमेंट के लिए उसे टाइम अलॉट किया जा सकता है। पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट वन इज द टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड चैरिटेबल एंड अदर फंड्स वेयर द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 5% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर। यानी कि क्या होता है, कंपनीज डिफरेंट टाइप के चैरिटेबल फंड्स में या अदर फंड्स में कंट्रीब्यूट करती रहती हैं, लेकिन अगर ये कंट्रीब्यूशन अगर 5% से कम है तब तो पावर जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पावर का यूज करते हुए इस पर्टिकुलर फंड को डोनेट कर सकते हैं बिना किसी से डिस्कशन किए हुए। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर केस में ये जो चैरिटेबल फंड को दिए जाने वाला अमाउंट है वो कंपनी के किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उसके एवरेज नेट प्रॉफिट के 5% से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, तो उस केस में जो डायरेक्टर्स हैं वो अपनी पावर्स के बेसिस पर इस पर्टिकुलर फंड को डोनेट नहीं कर सकते, बल्कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए डायरेक्टर्स को कंपनी की जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना होगा। अगर ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा तब तो इस पर्टिकुलर अमाउंट को या फंड को चैरिटेबल फंड्स में डोनेट किया जा सकता है, अदरवाइज इसको फॉलो नहीं किया जा सकता। दैट इज क्लियर? तो ये तो बात हो गई अबाउट द पावर्स एक्सरसाइजेबल विद द कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग। अब हम
थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। द थर्ड कैटेगरी इज पावर्स एक्सरसाइजेबल विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट के बेसिस पर भी डायरेक्टर्स को कुछ पावर्स प्रोवाइड की गई हैं। क्या क्या है वो पावर्स, ये हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें केवल एक पर्टिकुलर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड की गई है। क्या कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके रेफरेंस में? कभी कभी क्या होता है, अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स टू पे इट्स डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स और मैनेजर्स एज पर प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5th। भाई शेड्यूल 5th में क्या कर रखा है, एक प्रोविजन दे रखा है, और उस प्रोविजन को फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी अपने की मैनेजरियल पर्सन्स, जैसे उसका डायरेक्टर्स हैं जो पेड डायरेक्टर्स हैं, या जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, या जो उसके होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, या फिर कंपनी के अंदर जो मैनेजर्स हैं, उनको वो इन पर्टिकुलर शेड्यूल 5th के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन को पे करती है। अब कभी कभी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन कभी कभी कंपनी को प्रॉफिट नहीं भी होता है, और कभी कभी प्रॉफिट क्या होता है, ये बहुत इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, यानी कि इतना प्रॉफिट नहीं होता है कि इनको वो पे करने की कंडीशन में हो। तब कंपनी क्या कर सकती है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स दे रखी डायरेक्टर्स को। तो क्या कर रखा है उसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो इस सिचुएशन में कंपनी अपने डायरेक्टर्स को कोई भी रेम्यूनरेशन पे कर सकती है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रीवियसली अप्रूवल उसे दे रखा है। तो जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दे रखा है, उस अप्रूवल के बेसिस पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये जो कंपनी है, वो अपने डायरेक्टर को कोई भी रेम्यूनरेशन पे कर सकती है अगर ऐसी कोई भी कंडीशन क्रिएट होती है तो उस केस में। क्लियर? तो दिस इज द पावर्स एक्सरसाइजेबल विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केवल यही एक कंडीशन बनती है। ओके, थैंक यू।